So, it is the unit 6th that we are going to discuss today, entrepreneurship. Yes, sir. You might have come across the term entrepreneur. Have you any idea about what entrepreneur means? सर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना. हाँ, तो entrepreneur जो होता है basically he is someone who starts his own business. Yes, sir. तो मोर और लेस जो क्वालिटीज़ एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए वैसी क्वालिटीज़ एक मैनेजर में भी होनी चाहिए. एक फ़र्क है वो ये है कि जो मैनेजर होता है, सपोज़ जो कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, उसमें और एक एंटरप्रेन्योर में ये फ़र्क है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है उसको एक ज़रूरी चीज़ है जो उसको लेनी है, दैट इज़ रिस्क. Yes, sir. क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है जो एक आइडिया पे मबनी होती है, लेकिन वो एक रिस्क भी लेता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है. Yes, sir. And that is why it is being said that risk is an integral part of business. Yes, sir. तो एक एंटरप्रेन्योर वो बन सकता है जिसमें वो कैपेबिलिटी हो जिससे वो रिस्क ले सके, क्योंकि हर कोई शख्स रिस्क नहीं ले सकता है. रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए. तो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है. है. So when we talk about an entrepreneur is basically someone who has an idea, and based on that idea he starts a business. And while he is doing that, he requires a lot of competencies. क्योंकि सबसे पहले एक आइडिया उसको आ सकता है जो काफ़ी ऑब्जर्व करता हो चीज़ों को, क्योंकि कोई नीड आइडेंटिफाई करना, फर्स्ट ऑफ ऑल एन एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाइज एनी नीड कि किस चीज़ की ज़रूरत है. फिर ऐसा कुछ आइडिया उसको आता है जिससे वो उस नीड को पूरी कर सके, किसी प्रोडक्ट के थ्रू, किसी सर्विस के थ्रू. और फिर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना या उस सर्विस को डिलीवर करने के लिए जो कुछ भी रिसोर्सेज यूज़ करने हैं उनको उस हिसाब से यूज़ करना ताकि वो उस ऐसे प्रोडक्ट को क्रिएट करे या ऐसी सर्विस को प्रोवाइड करे और वो सर्विस ऑफ़र करे उनको जिनको उसकी ज़रूरत है. तो वो सारी जो प्रोसेस हैं उसे ही कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. तो एंटरप्रेन्योर जो है ये कोई भी बन सकता है. इसमें कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि हम कहेंगे कि पहले उसके लिए इतनी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये पढ़ना है, वैसा करना है. ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स देखे गए हैं वर्ल्ड में उनमें वो लोग भी हैं जिनको कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन भी नहीं थी.
ये ज़रूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए MBA की ज़रूरत है तभी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, या और कोई बिजनेस क्वालिफ़िकेशन, मैनेजमेंट क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। नहीं, एज सच ये देखा गया है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो ये जो ऐसे लोग बन गए हैं जिनकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, यस सर। बल्कि जो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में किया उसी को बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाया गया। यस सर। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर जो इंडिया में रह चुका है, दैट इज़ धीरूभाई अंबानी, जो रिलायंस ग्रुप का फाउंडर। तो वो जो था वो बेसिकली किसी बिजनेस खानदान से भी ताल्लुक़ नहीं रखता था, क्योंकि उसका फादर पेशे से एक टीचर रह चुका था परहैप्स। तो खुद भी वो कोई ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं था। थोड़ी पढ़ाई के बाद वो कुछ करना चाहता था, और उसी दौरान उसने बहुत सारे काम किए। वो मुल्क से बाहर भी गया काम ढूंढने के सिलसिले में। तो उसको एक जगह काम मिला पेट्रोल पंप में, और पेट्रोल पंप में जो उसको काम मिला दैट वाज ऑफ ए पेट्रोल पंप अटेंडेंट। पेट्रोल पंप अटेंडेंट का क्या काम होता है? गाड़ी आएगी तो उसको फ्यूल डालना यस सर। और उससे पैसे लेना, क्योंकि उस वक्त तो ये नहीं था जैसे आजकल है। आजकल तो बाय कार्ड पेमेंट लेते हैं, या आजकल वो क्विक रिस्पॉन्स कोड्स के थ्रू पेमेंट करते हैं। तब तो लिया जाता था कैश, और उस वक्त ज़्यादा जो करेंसी थी कॉइन्स में होती थी। जैसे पेपर करेंसी कम होती थी, उस वक्त कॉइन्स ज़्यादा होती थी। कॉइन्स में लोग ज़्यादा, तो वो वही काम करता था। तो वहाँ पे जो कॉइन थी उस कंट्री की करेंसी, तो वहाँ पे वो बहुत सारी बैग में उसको जमा होती थी, क्योंकि डालते थे लोग फ्यूल। तो उसको एक आइडिया आ गया, उस कॉइन को देख के उसको एक आइडिया आ गया। उसका वेट भी था कॉइन का। तो उसने सोचा ये कॉइन जो है ये किसी मेटल की बनी होती है ना, किसी मेटल की। जैसे यहाँ पर होती थी पहले, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को पता होगा, यहाँ पे होती थी चांदी के सिक्के, तो वो सिल्वर की बनी होती थी। तो ऐसे ही होती थी जो कॉइन्स वहाँ पे थी वो भी किसी मेटल की बनी थी। तो इसको आइडिया आ गया, इसने सोचा कि इस कॉइन का तो वज़न है अच्छा खासा, कहीं ऐसा ना हो कि जिस मेटल की ये बनी है उस मेटल का जो वेट है वो कॉइन के वैल्यू से ज़्यादा है। इसको ये आइडिया आया दिमाग में। सपोज फॉर एग्जांपल अगर वो सपोज सिल्वर की बनी थी, सपोज फॉर एग्जांपल, तो मे बी अगर सिल्वर का किलो था, हम एज्यूम करेंगे सपोज सिल्वर का किलो फॉर एग्जांपल है 2000 का, ओके। लेकिन कॉइनेज सपोज कॉइनेज थी सपोज 4 आने की या कुछ, तो ये कॉइनेज जो 2000 का वैल्यू बनता था वो वेट से ज़्यादा था। गॉट इट? दैट मीन्स कि वेट के हिसाब से इसके वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू था।
तो इसको जब ये आइडिया आ गया, इसने सोचा कि वेट के हिसाब से तो इसका ज़्यादा वैल्यू बनता है एज कम्पेयर टू जो इसके फेस वैल्यू जो उसका है, कि कॉइन पे लिखा होता है ना ये वैल्यू, Yes, sir. सपोज 25 पैसा 50 पैसा या कुछ। तो उसने जब वेट के हिसाब से उसको लगा कि इसका तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू जो इस पर लिखा है वैल्यू, तो ये वो कॉइन्स जमा करने लगा। तो इसने ये कॉइन्स जमा की और जो लोग वहाँ पे थे, जितना इसको ये कॉइन्स आता था ये कॉइन्स रखता था जमा, और उसके बदले फिर जो पेपर करेंसी थी या और कुछ वो देता था वापस। Yes, sir. तो फिर इसको जब ये ज़्यादा ठीक लगा तो इसने अब वहाँ से कुछ लड़के डाले, एजेंट्स जैसे होते हैं, उनको बोला कि अगर आप ये कॉइन्स लाओगे सपोज 100 रुपये के, तो मैं आपको Yes, sir. 110 रुपया दूंगा, 10 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। तो बहुत सारे लोग ये कॉइनें जमा करते रहे और ये उन कॉइन्स को उनको एक्सचेंज लेता गया और उनको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देता था। अब इतना हो गया उस शहर में, उन कॉइन्स की शॉर्टेज हो गई। कॉइनें ही वो कॉइनें, अब क्योंकि वो सारी कॉइनें पहुंचती थी ना उसी के पास, Yes, sir. क्योंकि ये ज़्यादा देता था उसको वैल्यू, सपोज लोग लाते थे उसके पास, अब कॉइनें ये देता था उनको वैल्यू उसका ज़्यादा। तो वहाँ का जो रूलर था, किंग था, तो उसकी नोटिस में ये बात आ गई कि ये कॉइनें शॉर्ट हो रही है यहाँ पे। तो उसने सोचा ये कैसे हो रहा है, ये कहाँ जाती हैं। तो ये जब पता चला कि ये फलानी आदमी है जो इनको खरीदता है, और उसको बुलाया गया, उसको बोला गया कि आपको क्या फ़ायदा है इससे, आप लेते हो ये कॉइनें, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा देते हो। तो उसने रूलर को समझाया मेरे ये फ़ायदा है क्योंकि इसका जो मेटल का वैल्यू है मैं वो वेट इसका कंसिडर करता हूँ, और उस हिसाब से मुझे बहुत प्रॉफिट लगता है इसमें। तो जब रूलर की नोटिस में ये बात आ गई तो उसका बहुत उसने सोचा कि इसका तो बहुत दिमाग स्ट्रांग है, इसने ये कहाँ तक पहुँचा। तो उसने उससे ये सारी कॉइनें खरीदी उसी से, और इसको वज़न के हिसाब से पैसा दिया और भी पैसा दिया, क्योंकि सोचा कि इसने बहुत अच्छा एक आइडिया इसके माइंड में था। तो वो पैसा लेके फिर वो यहाँ पे आ गया इंडिया वापस, और उसने एक छोटा सा एक टीन के शेड में एक मशीन लाई, कपड़े का कारखाना डाला। Yes, sir. तो लेकिन उस वक्त यहाँ पे जो कपड़ा बनता था तो ब्रांड का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसने एक अच्छी क्वालिटी पे फोकस किया, कपड़ा जो बनाया ठीक क्वालिटी का बनाया और उसका एक नाम दिया। मतलब ना उस कपड़े का, अपने कपड़े का रखा नाम, और ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट लाया इंडिया में। उसने रखा उसका नाम विमल, Yes. जो फिर बाद में बहुत ही कपड़ों में एक बहुत ही फेमस ब्रांड बन गया, विमल शूटिंग्स। Yes, sir. तो विमल के नाम से वो फिर खुद ही वो कपड़ा बनाता था उस फैक्ट्री में, उस मतलब शेड में लगाई थी एक मशीन। तो फिर खुद ही वो कपड़ा बेचता भी था Yes, sir. दुकानदारों को, बाकियों को देता था वो कपड़ा, लेकिन बोलता था ये विमल ब्रांड है, विमल नाम है इस कपड़े का, ताकि जो बाकी लोग कपड़ा बेचते हैं उनसे थोड़ा सा पहचान रही इसको, क्योंकि लोगों को पता रहे कि पिछली बार हमने विमल लिया और वो धोया ख़राब नहीं हुआ, उसका कलर नहीं निकला, तो फिर अगली बार ताकि वो लोग फिर से ढूंढेंगे विमल ही दे दो हमको। Yes, sir. तो ये चीज़ जो है एक इस कपड़े की एक पहचान बन गई मार्केट में, लोगों को लगा ये ठीक, और लोग अगली बार जब कपड़े लाने के लिए आते थे तो वो ढूंढते थे हमको वो विमल का दे दो।
तो उससे एक डिमांड बढ़ गई। अब जिनके पास एक खुद जाता था कपड़ा लेके, अब वो लोग उसको ढूंढने के लिए आते थे कपड़ा उससे ख़रीदने के लिए, वो दुकानदार, क्योंकि उनको वहाँ से लोग ढूंढते थे ना, विमल दे दो। Yes, sir. तो इस हिसाब से उसने ये टेक्सटाइल का जो बिज़नेस है फ्लोरिश हो गया उसका। तो बाद में उसको आइडिया आ गया और उसने ऑयल के साथ बिज़नेस, मतलब ऑयल का बिज़नेस, रिफाइनरीज का बिज़नेस डाला। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो एक बहुत ही बड़ा बिज़नेस ग्रुप बन गया। बाद में उसने क्या किया, उसने अपने शेयर्स डाले मार्केट में, लोगों को बोला कि मेरी जो कंपनी है उसके आप हिस्सेदार बनो, आप पैसे दे दो, तो फिर जो हम मुनाफा कमाएंगे और उस मुनाफा के हिसाब से आपको भी अपना एक शेयर मिलेगा। तो लोगों ने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया शेयर्स में, उससे उसको बहुत पैसा आ गया और उस पैसे को उसने इन्वेस्ट किया, बड़े बड़े कारखाने डाले और बहुत प्रॉफिट आ गया। और जिनसे उसने शेयर्स लिए थे उनको उसने डिविडेंड दिया, उनको अपने प्रॉफिट में बराबर हिस्सेदार रखा और उससे लोगों में और ट्रस्ट डेवलप हुआ और लोग उसके शेयर होल्डर बन गए। तो इसके पास फिर बहुत सारा पैसा आता था और उस पैसे को उसने बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया और किस्म के कारखाने डाल के, बिजनेसेस स्टार्ट करके, और वही फिर इंडिया का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस ग्रुप बन गया जो आजकल रिलायंस के नाम से चलता है। आजकल अब वो गुजर गया खुद, अब उसके बेटे चलाते हैं, मुकेश अंबानी, दूसरा अनिल अंबानी। इस वक्त मुकेश अंबानी ही इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, जिसका ये जियो भी है, सब कुछ ओके। लेकिन Yes, sir. मुकेश अंबानी को फिर उसने बाहर इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा, उन्होंने MBA बाकी बिजनेस डिग्रीज की, लेकिन खुद जो वो था उसको कोई बिजनेस क्वालिफिकेशन नहीं थी और उसी ने इतना बड़ा बिजनेस ग्रुप बनाया। और फिर जो आजकल बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं मैनेजमेंट के, वहाँ पर धीरूभाई अंबानी की केस स्टडीज़ की जाती हैं, मतलब उसको स्टडी किया जा सकता है, किया जाता है उसने कैसे बिजनेस किया, उसकी क्या स्ट्रेटजीज थी। दैट मीन्स जो उसने अपनी लाइफ टाइम में किया उसको अब पढ़ाया जाता है बुक्स में। Yes, sir. तो ये होता है एंटरप्रेन्योर। Yes, sir. तो पैसे आप देखो कि कैसे उसको आइडिया आ गया उस कॉइन्स में। उस कॉइन्स को हर कोई इंसान यूज़ करता था, लेकिन उसका वैल्यू देख के, सपोज कॉइन का 50 पैसा, 50 सेंट्स, 25 सेंट्स थे, लेकिन उसने उसके वेट के हिसाब से उसका वैल्यू देखा। उसने देखा ये मेटल जो है उसका उस मेटल का वैल्यू जो है वो उस वैल्यू से ज़्यादा है वज़न के हिसाब से। तो that is basically an entrepreneur whose mind is always open to grasp new ideas. वो देखता है कोई आइडिया और फिर उस आइडिया को कन्वर्ट करता है इनटू अ बिजनेस। दैट इज एन एंटरप्रेन्योर। अब जब मैंने बात की कि रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स हैव टू टेक अ रिस्क, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में। तो उसमें ये चीज़ है कि जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है ना पैसा। सपोज अगर कोई प्रोडक्ट ही बनाना है तो पहले उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत हैं, अगर फैक्ट्री की ज़रूरत है वो फैक्ट्री लगवानी है, या अगर कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वो लाना है, या अगर किसी स्किल्ड शख्स की ज़रूरत है जिसको कोई पर्टिकुलर स्किल है, जिस स्किल से वो उस प्रोडक्ट को बनाता है, उसको हायर करना है, उसको सैलरी या उसको वेजेस देने हैं, तो वो पैसा तो इन्वेस्ट करना है ना पहले।
Yes, और sir. बाद में जब प्रोडक्ट को बना के फिनिश्ड प्रोडक्ट को सेल किया जाए और जो उसको खरीदेगा उससे फिर वो पैसे लेगा, तो फिर रेवेन्यूज आना स्टार्ट कर लेंगे, देन रेवेन्यू विल कम. बट टिल दैट टाइम an entrepreneur has to invest some money in it, and he never knows that how much revenue he will generate in return. He knows that he will sell the product, he can sell the product, but there is always an apprehension that something can happen that he may not be able to sell it. Isn't it? And that is the risk factor. And entrepreneur has to take that risk, because if he will think that no, there is some risk and how I will start it, then what will happen? He will never be able to start the business. And that is why it is being said that for an entrepreneur, risk is an integral part. But at the same time, what an entrepreneur can do, he can calculate this risk. Entrepreneur क्या कर सकता है? इस रिस्क को कैलकुलेट कर सकता है, Yes, sir. ताकि वो रिस्क उतनी ही ले जितनी रिस्क वो ले सकता है. और एक जनरल रूल है एंटरप्रेन्योरशिप में कि 3/4 तक ऑफ रिस्क, मतलब 3/4, अगर सपोज एक के 4 हिस्से हैं तो 3/4 तक आप इसको पूरी तरह से कैलकुलेट मतलब करते हैं एनालाइज, और उसमें आप देखते हैं सेफ मार्जिन. फिर जो एक हिस्सा रहता है 1/4, दैट मीन्स 25%. Yes, sir. 25% तक आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 75% आप कैलकुलेट करके देखते हैं कि 75% सेफ जोन है, 25% रिस्क है, तो 25% तक आप रिस्क ले सकते हैं. ये जनरल रूल है. कोई उससे कम कोई उससे ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक जनरलाइज हुआ है कि 25% तक कंसिडर किया जाता है रिस्क लेना ठीक. 75% तक कैलकुलेट एनालिसिस करने की ज़रूरत है, तो 25% तक आप रिस्क ले सकते हैं. क्योंकि अगर अब कोई बोलेगा कि मैं पूरा एनालाइज करूंगा ताकि मैं जीरो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं लूंगा, Yes, sir. then what he will try to do, he will try to analyze this 25% also, कि अब ये रिस्क भी नहीं होनी चाहिए. लेकिन उसमें जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ये कहते हैं कि फिर वो कोई बिजनेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि वैसा शख्स क्या करेगा, वो हमेशा एनालिसिस करता रहेगा, और वो एनालिसिस दैट विल टेक हिम टू सच ए सिचुएशन विच विल लीड टू अ पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस. पैरालिसिस होता है जब इंसान कोई कुछ कर ही नहीं सकता है. Yes, sir. तो वैसे शख्स को एनालिसिस करते करते पैरालिसिस होगा, वो कभी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा. जो Yes, sir. ये सोचेगा कि मुझे कुछ भी रिस्क नहीं लेनी है, मैं सारी रिस्क को कैलकुलेट कर लूँ ताकि कोई रिस्क मेरे बिजनेस में ना हो, तो उसमें ये कहा गया है कि फिर वो कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा. क्योंकि जब वो रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा 100% तक, फिर वो हमेशा एनालिसिस के साथ ही रहेगा कि कैसे करेंगे रिस्क एलिमिनेट, और वो रिस्क कभी एलिमिनेट होगी नहीं और उसका कभी काम स्टार्ट ही नहीं होगा.
तो इसलिए for 25% one has to take a leap in the dark. 25% की रिस्क तो लेनी है एंटरप्रेन्योर को अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इसलिए दैट इज वाई among the competencies of the entrepreneur, risk taking is one of the vital aspect. रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। तो इसलिए जो हमने बात की अभी वो 75% तक जो वो रिस्क मिनिमाइज करता है, कैलकुलेट करता है, तो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर बहुत काम करता है। क्योंकि ये नहीं कि आप कोई करेगा बिजनेस, चलो जी मैं, और वो 75% रिस्क उठाएगा, तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है। क्योंकि वो तो गैम्बल हो गया ना, फिर जुआ जैसा। लेकिन बिजनेस जो होता है वो होता है जहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस होता है पहले। तो एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है, और प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट में वो ये सारी चीज़ें एनालाइज करता है। सपोज अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है टूरिज्म में, Yes, sir. तो उसके लिए आप एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले बनाओगे, और उस प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आप पहले अपने बिजनेस को पूरी तरह से डिफाइन कर लोगे कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस आई एम गोइंग टू स्टार्ट, एंड देन you will also mention that in which market you are going to operate. आपका जो बिजनेस है आपको किस मार्केट में ऑपरेट करना है। तो फिर आप ये भी देखेंगे उसमें कि उस मार्केट में ऐसा बिजनेस और कितने लोग करते हैं, मतलब कंपटीशन कितना है उस बिजनेस में, हाउ मेनी पीपल आर ऑलरेडी इन दैट टाइप ऑफ बिजनेस इन दैट मार्केट। फिर आप देखेंगे जितने ऑलरेडी उस बिजनेस में उस मार्केट में है उन्होंने कितना मार्केट शेयर कैप्चर किया है, और कितना मार्केट अभी उस बिजनेस के लिए है जो अनटैप्ड है, जो अभी कैप्चर्ड नहीं है। तो उसके बाद कि आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आप ये जो अनटैप्ड मार्केट है उसको कैप्चर कर पाएंगे। आप में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज होगी जिसकी बदौलत आप जो अपने आपके कॉम्पिटिटर हैं उनका मार्केट जो उनसे करोगे हासिल, उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को आप अपने कस्टमर्स बनाओगे। व्हाट यू विल डू फॉर दैट, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब आप पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं और आपको वो उसी से आप अपनी जो बिज़नेस है उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, क्या वाकई ये बिज़नेस आपके लिए ठीक है या नहीं। और वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपका जो बैंकर हैं, अगर आपको बैंक से लोन लेना है, वो बैंकर भी उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को पढ़ता है, वो देखता है, और जब उसको लगता है कि ये बिज़नेस फिजिबल है तभी वो आपके प्रोजेक्ट को फिनेंस करेगा, पैसा देगा आपको लोन। क्योंकि तब उसको लगेगा हाँ ये जो बिज़नेस करने वाला है वो बिज़नेस चलेगा और उससे वो पैसा कमाएगा। और जब भी उसको लगेगा बैंकर को कि ये पैसा कमाएगा, तभी उसको लगेगा कि जो उसको मैं पैसा लैंड कर रहा हूँ लोन की फॉर्म में, ये उस पैसे को वापस दे सकता है। तो दैट इज कॉल्ड ए प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। और वो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट से एक एंटरप्रेन्योर अपनी बिजनेस में जो रिस्क है उसे कैलकुलेट करता है।
उसको कैलकुलेट करता है, रिस्क फैक्टर उसका कैलकुलेट करके वो देखता है कि रिस्क, जैसे मैंने बोला, बिजनेस में इंटीग्रल पार्ट है, रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं बिजनेस से, लेकिन रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और रिस्क को मिनिमाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सपोज अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपको लगा कि मैं अगर ये बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा, और इसमें अगर आपने कैलकुलेशंस की 75% तक आपने कैलकुलेशन सेफ्टी में रखा, लेकिन 25% तक आपको लगता है कि इसमें फिर भी इतना लॉस भी हो सकता है, रिस्क भी है, तो फिर आप अपनी रिस्क जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ मेजर्स भी उठाते हैं। और मेजर्स जो आप उठाते हैं उसमें कभी सपोज आप को पता है कि अगर मुझे सपोज 10 लाख का नुकसान हो जाएगा, जो अगर आपको लगा कि रिस्क फैक्टर 10 लाख है, 10 लाख का नुकसान भी हो सकता है, तो आप देखते हैं कि 10 लाख का नुकसान उठाने की मुझ में कैपेबिलिटी नहीं है, तो मे बी आपको लगता है कि 5 लाख तक मैं नुकसान उठा सकता हूँ, 5 लाख तक है मुझ में कैपेबिलिटी बर्दाश्त करने की लॉस। तो आप क्या करोगे फिर उसको मिनिमाइज करने के लिए? लेकिन ये भी आपको पता है कि अगर 25% 10 लाख आता है तो इससे ज़्यादा में रिस्क लेनी तो है, ज़रूरी इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन मिनिमाइज करने के लिए फिर आप कौन सा मेजर उठा सकते हैं? यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, आप सोच सकते हैं कुछ Yes, sir. जिससे आप रिस्क अपनी मिनिमाइज कर सकते हो। सपोज आप ये सोचोगे क्यों ना मैं एक पार्टनर रखूं बिजनेस का। अगर आपने पार्टनर रखा तो पार्टनर का 50% रिस्क उसका भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 लाख कमाए, अगर आप इंडिविजुअली थे तो वो 10 लाख सारा प्रॉफिट आपको खुद को आता, आपको उस 10 लाख को किसी को नहीं देना था, शेयर नहीं करना था। लेकिन अगर आपने पार्टनर रखा और अगर आपने 10 लाख कमाया और 50% का पार्टनर है आपको 10 लाख में से कितना मिलेगा? 5 लाख, इजंट इट? लेकिन जब आपने वहां पे सोचा कि मुझ में अगर 10 लाख का लॉस हो जाएगा और मुझ में 10 लाख लॉस करने की बर्दाश्त नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं 10 लाख का लॉस बेयर, तो आप क्या करते हैं? आप एक पार्टनर रखते हैं, क्योंकि अगर आप 10 लाख का लॉस हो गया तो आपका कितना लॉस होगा? जब आपने तो मेरा 5 लाख, हाँ होगा ना, फिर आपका लॉस 5 ही लाख होगा। दैट मीन्स अब आपने एक ऐसा मेजर उठाया जिससे अगर बिजनेस में 10 लाख का लॉस भी हो जाएगा तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका लॉस 10 लाख नहीं 5 ही लाख है, क्योंकि 5 लाख का लॉस अब दूसरा उठाता है जिसको आपने पार्टनर रखा, isn't it? तो आप ऐसा मेजर उठाते हैं, फिर आपने अपनी रिस्क को शेयर किया किसी दूसरे के साथ, ताकि आप इतनी रिस्क लेने की आप ये स्टेमिना है आपको इतनी रिस्क लेने की, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। या इसी तरीके से जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बाकी चीज़ें होते हैं जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, बाकी सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों से भी अपनी जो रिस्क जो है वो एक कंपनी उसको शेयर करते हैं, राइट? Yes, sir. तो ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप। ये होता है कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे
अपना काम करता है, कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करता है, रिसोर्सेज को जनरेट करता है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर में ये जो है बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिसकी बदौलत वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके। एक और क्वालिटी जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी जो उसमें होनी चाहिए, वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी कहते हैं ऑनेस्टी को। किसको कहते हैं? ऑनेस्टी। तो मैंने आपको एग्जांपल दी रिलायंस के जो फाउंडर थे धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी जो था, जब उसको बहुत बड़े, क्योंकि जब उसने स्टार्ट किया बिजनेस, वो एक गुजरात के गांव में रहता था और उसका कोई एक्सपोजर नहीं था, उसका बाप नहीं था कोई बिजनेसमैन जिसको पता था बिजनेस क्या होता है। उसने जो कुछ किया खुद सीखा। तो ये मत था मुकेश अंबानी जो उसका बेटा है, जिसके लिए उसका बाप सारी बिजनेस विरासत में छोड़ के चला गया। धीरूभाई ने तो खुद सब कुछ स्टार्ट किया स्क्रैच से। तो उसके पास तो नाम भी नहीं था। सपोज मुकेश अंबानी इस वक्त हैं, अगर वो अभी बात बोलेगा तो लोग अरबों रुपये देंगे, कोई भी बैंक आएगा और पैसे दे के जाए, क्योंकि वो एक नाम बन गया है। लेकिन जब धीरूभाई ने स्टार्ट किया तब मत कोई नाम था रिलायंस का, लेकिन तब वो अपनी पहचान उसने खुद बनाई और उसमें जिससे उसकी पहचान बन गई पूरे मार्केट में, उसमें उसकी इंटेग्रिटी का एक बहुत बड़ा रोल था। इंटेग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी था। जैसे मैंने आपको बोला कि जब उसने लोगों को बोला कि अगर आप मेरी बिजनेस में पैसा डालोगे तो फिर जो मैं यहाँ से प्रॉफिट कमाऊंगा उसका हिस्सा आपको भी मिलेगा। और जिन लोगों ने उसको पैसा दिया उस वक्त, जो उसको जानते थे, सपोज वही दुकानदार जिनको वो माल छोड़ता था या बाकी, उनको पता था ये प्रोडक्ट अच्छा देता है, उनको थोड़ा सा भरोसा था उस पर, उन्होंने उसको पैसा दिया क्योंकि वो उसको जानते थे। और फिर उनको नहीं पता था कि जो हमने पैसा दिया तो उसने उस पैसे का कितना कमाया, वो उनको नहीं पता था। लेकिन जिन्होंने उसको पैसा दिया, जो उसके शेयर होल्डर्स बन गए, उनको उसने उस पैसे का उतना प्रॉफिट दिया जितना वो कभी इमेजिन ही नहीं कर पाते। और उससे क्या हुआ, उससे धीरूभाई की इंटेग्रिटी बढ़ गई। अब लोगों पे उसको पूरा, लोगों का उस पर पूरा ट्रस्ट था, भरोसा था। और फिर जब उसने अपनी कंपनी को पब्लिक किया और सबसे बोला कि जो भी शेयर खरीदना चाहता है रिलायंस के खरीद सकता है, तो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों ने उसकी कंपनी में शेयर खरीदे। और जिन्होंने वो शेयर्स खरीदे, उस वक्त शेयर का वैल्यू बहुत कम था, और जितनी बिजनेस बढ़ती गई उतना उनके शेयर का वैल्यू बढ़ता गया। और जब धीरूभाई गुजर गए, व्हेन ही पास्ड अवे, फिर कुछ शेयर होल्डर्स के इंटरव्यूज़ लिए उस वक्त टीवी चैनल्स ने। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने सपोज कुछ अमाउंट, छोटा सा अमाउंट के शेयर खरीदे थे, थोड़ा सा जो सेविंग थी उनकी सैलरी से या कुछ, उन्होंने शेयर खरीदे थे। एक ने बोला कि मैंने छोटा सा अमाउंट किया था इन्वेस्ट, शेयर खरीदे थे रिलायंस के, तो फिर मुझे उसका उतना वैल्यू बन गया कि फिर मैंने उस पैसे से अपना दुकान खरीदा। एक ने बोला कि मैंने थोड़ा सा पैसे के शेयर्स लिए थे रिलायंस में, और उस पैसा फिर उतना बन गया कि मैंने अपनी बेटी की शादी की।
दैट मीन्स कि वो पैसा जो है, क्योंकि रिलायंस को जो पैसा आ गया ओवरऑल, वो उसने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े कारखाने फैक्ट्रीज में लगाया और वहाँ से काफ़ी प्रॉफिट हुआ, और जितना प्रॉफिट वहाँ से हुआ उसका प्रपोर्शनेटली जो शेयर था वो बढ़ते गए, और क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया और यहाँ से वो छोटे छोटे शेयर्स जो लिए थे वो भी बहुत बड़े बन गए, उसका वैल्यू भी बढ़ गया। तो उससे कंट्री वाइड जो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किए शेयर्स में पैसा, उनका प्रॉफिट बहुत बन गया, और उस कंपनी की जो इक्विटी है आज, ब्रांड इक्विटी, वो इतनी हाई हो गई कि लोगों को उतना भरोसा हो गया रिलायंस पे कि वो अगर अब लोग लाखों में अपनी सेविंग्स उसमें रखते थे एज शेयर्स। अब रिलायंस को फिर पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि लोग अब उसको बैंक में पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोग उसमें पैसे यहाँ से ही डालते थे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। और शेयर से जो पैसा उन्होंने उस वक्त जनरेट किया, उसका मत कोई रिस्क फैक्टर था, क्योंकि बैंक के पैसे का रिस्क फैक्टर है कि इंटरेस्ट देना है। बिजनेस नहीं चला, लॉस हो गया, तो पैसा बैंक का फिर भी वापस करना है। लेकिन शेयर होल्डर्स में तो ये नहीं था, बिजनेस नहीं चला तो शेयर होल्डर को मत पैसा फिर वापस देना है, क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा जो है उसमें तो रिस्क भी है ना, क्योंकि अगर बिजनेस का लॉस हो गया शेयर होल्डर का पैसा भी ज़ाया हो जाएगा। लेकिन बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई तो शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट है। तो उस पैसे से रिलायंस ने बहुत बहुत बड़े वेंचर्स स्टार्ट किए पूरी कंट्री में और फॉरेन कंट्रीज में भी। तो ये चीज़ तब हुआ जब इंटेग्रिटी थी, जब ऑनेस्टी थी, जब लोगों को अब इस कंपनी पे ट्रस्ट था, उनको पता था कि ये हमको झूठ नहीं बोलेंगे। जब नुकसान होगा तो नुकसान सचमुच हुआ होगा, ये झूठ नहीं बोलेंगे हमको कि नहीं जी हमको नुकसान हुआ तो इसलिए हम आपका पैसा डूब गया, और जितना प्रॉफिट इनको होगा उतने हिसाब से हमको भी ये फ़ायदा देंगे। तो ये होती है इंटेग्रिटी, ये होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में, क्योंकि अगर इसको लॉन्ग रन में सक्सेसफुल बनना है तो उसकी इंटेग्रिटी उसके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होती है। और बहुत बड़ी कंपनीज का जो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो उनकी इंटेग्रिटी के हिसाब से ही है। आप देखते हैं कभी कोई प्रोडक्ट होता है, कोई सस्ता होगा लेकिन कोई महंगा होगा, लेकिन लोग महंगा लेते हैं क्योंकि उनको उस कंपनी पे भरोसा होता है कि इस कंपनी का चीज़ अच्छा है, होता है ना ऐसा। Yes, sir. तो ये होता है इंटेग्रिटी से। और उसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक हार्ड वर्कर होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर एक हार्ड वर्कर होना चाहिए। वो ये नहीं कि जो आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है, बैठ के ही कमाना चाहता है, वैसा आदमी एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। He should be a hard worker। और एंटरप्रेन्योर में एंथुजियाज्म होना चाहिए। एंथुजियाज्म मीन जोश, वलवला, जज्बा होना चाहिए, क्योंकि उसी जोश और जज्बे से वो जो उसके साथ बाकी लोग काम करते हैं उनको भी वो एंथुजियाज्म रहता है काम करने का, by virtue of which they do their work। एंथुजियाज्म जब होगा तो काम ज़्यादा निकलता है। एक एंटरप्रेन्योर में एक बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को ये अपने जो मैनेजर की स्किल्स हैं मोर और लेस वैसी स्किल्स एंटरप्रेन्योर में होती हैं
एक्सेप्ट जो मैंने बोला रिस्क टेकिंग या कुछ चीज़ें जो एंटरप्रेन्योर में ज़्यादा होनी चाहिए। तो बाकी मैनेजर में भी ऐसी स्किल्स की ज़रूरत है जो हम अभी डिस्कस करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को भी अपने जो उसके साथ काम करते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है, उनको अपनी जो कंपनी के मिशन हैं, गोल्स हैं, उनको वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवानी है उनमें भी कि हमको क्या करना है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, और उनको जो काम करने के लिए जो उनको डायरेक्शंस हैं वो पास ऑन करनी है। तो उसके लिए उसको एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, राइट, जिसकी बदौलत वो ये चीज़ें कर सके। समझ आ रहा है आपको? यस सर। तो उसके अलावा जो एक एंटरप्रेन्योर है उसको इंफॉर्मेशन सीकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि बहुत कम टाइम में कैसे वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करे, क्योंकि उसको काफ़ी डिसीजंस लेने होते हैं एंटरप्रेन्योर को, और डिसीजंस लेने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी उतना बेटर डिसीजन ले सकता है। तो उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने की एबिलिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में। तो उसके लिए वो उसके सो नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, किस किस के साथ जहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिले उसके साथ कॉन्टैक्ट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और टेक्नोलॉजी सेवी होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए टेक्नोलॉजी भी काफ़ी यूज़ होती है। या आजकल सपोज़ अपनी जो अपनी बिजनेस में जो कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तो एक एंटरप्रेन्योर को टेक्नोलॉजिकली वो बहुत सेवी होना चाहिए। ही शुड बी वेल वर्स्ड हाउ टू मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि आजकल वेबसाइट अगर कंपनी की है, वेबसाइट के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकता है, वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में लोगों को बहुत जल्द इन्फॉर्म कर सकता है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, या बाकी सारी मीन्स वो यूज़ कर सकेगा तब जब वो टेक्नोलॉजिकली सेवी हो, व्हेन ही इज़ वेल वर्स्ड विद टेक्नोलॉजी। तो टेक सेवी भी होना चाहिए, वो भी एक कॉम्पिटेंस है एक एंटरप्रेन्योर में। और परसिवरेंस होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में, कि अगर सपोज कभी उसको लगा कि इसमें उसको नुकसान हो गया, लॉस है, तो फिर ये नहीं कि उसी के साथ वो फिर बैठ जाए, इसमें एक सस्टेनेंस होनी चाहिए ताकि फिर से वो उठे और काम करे, फिर से वो बिजनेस करे। तो उस परसिवरेंस से वो सक्सीड हो सकता है, क्योंकि अगर उसने सोचा सपोज इस बार तो इस महीने में कोई सेल ही नहीं हुई, अब वो बोलेगा यार अब ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, इसकी सेल ही नहीं होती है, लेकिन अगले महीने में वो फिर कोशिश करेगा, उसमें भी सेल नहीं हुई, तीसरे महीने कोशिश करेगा और वो सक्सीड हो जाएगा परसिवरेंस से, जब वो हिम्मत नहीं हारेगा। तो वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। तो ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं एक एंटरप्रेन्योर की, ये उसको बहुत ही ज़रूरी है सक्सीड होने के लिए। ओके, so this was about an entrepreneur, and anything you would like to discuss, it is open. So this is the assignment for you today, that is, as an entrepreneur in tourism, what are the various possible risks and what can be done to mitigate them? Yes sir.